आकाशवाणी है। ना मरने का दुख। आज प्रस्तुत है ईश्वर चंद्र का लिखा ये नाटक। निर्देशिका है माया इसरानी। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, ना मरने का दुख। ये शव में स्थित बेताल भी कितना शैतान है। हर बार मैं शव को कंधों पर उठाकर चलता हूँ और ये बेताल है कि कोई न कोई कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और फिर जब मैं कुछ बोलता हूँ तो फुर्र से फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और शव को उठाकर चुपचाप चल दूंगा। हाँ, चुपचाप चल दूंगा। अब उसे फिर से उड़ जाने का मौका नहीं दूंगा। हाँ, चुपचाप चल दूंगा। अब उसे फिर से उड़ जाने का मौका नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ। कहो राजन, तुम फिर आ गए। तुम नहीं मानोगे राजा, तुम्हारी इच्छा। राजा हो तो जिद्दी तो होगे ही। बेताल, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मैं नहीं बोलूंगा। इस बार तो मैं तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। ये लो, ये मैंने शव को पेड़ से उतार लिया है और ये मैंने शव को कंधे पर रख लिया है। अब मैं चलता हूं। राजन, एक बात पूछूं? तुम इतनी रात गए शमशान में आए हो। कितना भयानक वातावरण है। सच बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? राजा, तुम सच में साहसी राजा हो। वरना देखो कितनी डरावनी आवाजें आ रही हैं। कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद ऐसी आवाजें सुनकर होश ही खो बैठता, लेकिन तुम सच में ही दिलेर राजा हो। ये सब आवाजें, ये भयानक वातावरण तुम्हें तुम्हारे इरादे से टस से मस नहीं कर रहा है। बताओ राजा, इतना साहस तुम में कहां से और कैसे आ गया? मैं तुम्हें मान गया राजन। तुम अपने इरादे के पक्के हो। मैं कितने ही प्रयत्न कर लूं, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं राजन, कि अपने को भी इतना लंबा सफर तय करना है। इस तरह चुप रहकर कैसे हम इतना लंबा सफर तय कर पाएंगे? तो लो,
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजन, पुराने जमाने की कहानियों से आज की कहानियां भिन्न हैं। पहले रोमांचक या परिकथाओं जैसी कहानियां लोगों को रुचिकर लगती थीं, लेकिन अब कहानी का स्वरूप अपने समय व काल के अनुसार बदले हुए आदमी के बहुत निकट आ गया है। आज की कहानी आदमी के अंदर की कहानी है, उसकी मजबूरियों, विवशताओं व विषमताओं की कहानी है। मैं तुम्हें जिस आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो एक मामूली क्लर्क था। उसके घर में बीवी, 3 बच्चे और एक बुढ़िया भी थी। वो बेचारा एक अकेला ही कमाने वाला था। मां उसकी बहुत बूढ़ी थी, इसलिए अक्सर बीमार रहती थी। देखते देखते उस गरीब क्लर्क की मां की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो मां को तांगे में बिठाकर अस्पताल ले गया। बस बस यही रोक दो। आ जाओ। धीरे से, आहिस्ता से। हाँ, आओ। मेरा हाथ पकड़ लो। आ जाओ। कहाँ है अस्पताल बेटे? ये अस्पताल ही तो है माँ। आओ, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। आ जाओ। आहिस्ता से आ जाओ। यहाँ बैठो, इस कुर्सी पर। बस आराम से माँ। हे राम, हे राम। नमस्कार डॉक्टर अंकल। नमस्कार। क्यों बे आशीष, फिर क्या हो गया माँ को? डॉक्टर अंकल, आज अचानक ही माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। वैसे खांसी वासी तो माँ को लगी ही रहती है, लेकिन आज अम्मा को गले में कुछ चुभन सी महसूस हो रही है। बीच बीच में 1-2 बार खांसी के बाद थूक के साथ कुछ खून भी। अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ। देखो, ऐसा करो, इस बार अपनी माँ को भर्ती करवा जाओ। मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था कि बिना भर्ती हुए तुम्हारी माँ का ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा। दरअसल आशीष, मैं तुम्हारी माँ को ठीक से चेकअप करना चाहता हूँ। मुझे कुछ शक है, इसलिए। क्या शक है अंकल? कोई खास बात है? हाँ? नहीं, ऐसी मतलब कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम कह रहे थे ना कि थूक के साथ कुछ खून वून, सो इसीलिए थोड़ा जस्ट आई वांट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। देखिए डॉक्टर अंकल, छुपाइए मत। कोई डर जैसी बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, डरवर जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो बस माँ को भर्ती करवा जाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। और हाँ आशीष, बच्चे वगैरह तो सब मजे में है ना? जी हाँ, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, तो फिर अम्मा को यहाँ आपके पास छोड़ जाऊं? हाँ हाँ, तुम भले ही जाओ, मैं अपने आप माँ को भर्ती कर लूंगा। जी। तुम शाम को आ जाना। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले अम्मा को कहाँ छोड़ आए? डॉक्टर अंकल ने सलाह दी कि अम्मा को भर्ती करवा जाओ। क्यों? क्या इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी? तबीयत तो खैर तुमने घर पर ही देख ली थी, लेकिन मैंने जब डॉक्टर अंकल को खांसी के साथ खून वून आने की बात बताई तो उन्होंने यही सलाह दी कि अम्मा को भर्ती करवा जाओ। दरअसल वो कुछ ठीक से चेकअप करना चाहते हैं। सुनिए, मेरा ख्याल है कि माँ को बीड़ी बीड़ी पीने की आदत नहीं डालनी चाहिए थी। वो तो ठीक है, मेरा मतलब है कि तुम्हारा कहना भी सही है, लेकिन माँ ने भी तो जानबूझकर बीड़ी पीना शुरू नहीं किया था ना। दरअसल हुआ ये था कि एक बार माँ को दांतों की तकलीफ हो गई थी और किसी ने अम्मा को ऐसी सलाह दी कि बीड़ी पीना शुरू कर दो, उससे दांतों की तकलीफ दूर हो जाएगी। अब न जाने ये सलाह सही थी या गलत, लेकिन माँ ने तो तंबाकू का सेवन शुरू ही कर दिया। क्या पता,
ये लोग कैसे कैसे उपचार सुझाते हैं। मैं तो मर भी जाऊं तो भी तंबाकू को हाथ नहीं लगाऊं। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को पिताजी वाला रोग लग गया हो? वो भी तो रात रात पर खांसते रहते थे। हाँ, हो भी सकता है। बाबूजी के आखिरी दिनों में अम्मा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। ऐसे में किसी रोग के लगने में देरी ही क्या लगती है। और हो भी सकता है कि... लेकिन एक बात है, बाबूजी की खांसी और अम्मा की खांसी मुझे काफी अंतर दिखाई देता है। अभी डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि उन्हें कोई शक है। शक? कैसा शक? यही तो नहीं बताया उन्होंने। लेकिन एक बात बताऊं, अब मुझे लगने लगा है कि अम्मा को कैंसर तो नहीं हो गया। क्या? कैंसर? ये तो बहुत बुरी बीमारी होती है। हाँ, खैर छोड़ो, अब तो मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस जाना है, वैसे ही लेट हो गया हूं। बाकी शाम को बात करेंगे। आ गए बेटे? हाँ माँ, कैसी तबीयत है? अब तो ठीक हूँ बेटा। लो, पहले ये चाय पी लो। अब प्योर दूध की बनवा कर लाया हूं। ये थर्मस किसका लाए हो बेटे? बाजार से लाया हूं माँ। अब तुम भर्ती हो गई हो तो चाय दूध के लिए इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। ये तो बहुत महंगा आता है ना, पैसे कहाँ से लाए? फिलहाल तो उधार ले आया हूं माँ। तुम ठीक हो जाओ तो फिर धीरे धीरे दुकानदार के पैसे चुका देंगे। खैर छोड़ो इस बात को। पहले ये बताओ कि डॉक्टर अंकल ने या किसी और डॉक्टर ने कुछ देखा? हाँ, तुम्हारे डॉक्टर अंकल 2-3 और डॉक्टर भी साथ लाए थे। क्या कह रहे थे? मेरा मतलब है कि तुमसे उन्होंने कुछ बातचीत की क्या? हाँ, पूछ रहे थे कि गले में दर्द तो नहीं होता। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा होता तो है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि गले में अंदर कोई सुई सी चुभ रही है बेटे, या फिर जैसे कोई कीड़ा सा रेंग रहा है, या कुछ ऐसा भी। दरअसल मुझे क्या क्या और कैसा कैसा लगता है उन्हें ठीक से बता नहीं पा रही थी बेटे। अच्छा, फिर डॉक्टर ने कुछ कहा होगा? क्या पता बेटा, पहले तो आपस में कुछ गिटपिट कर रहे थे। ये वही अंग्रेजी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। बाकी जाते जाते कह गए थे कि अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा। और हाँ, तुम्हारे डॉक्टर अंकल कह गए थे कि आशीष आए तो उसे मेरे पास भेज देना। अच्छा माँ, अब तुम आराम करो, मैं डॉक्टर अंकल से मिल लेता हूं। सुनो, मेरा शक सही निकला। कैसा शक? वही कि माँ को शायद कैंसर का रोग लग गया है। ये कैसे जान लिया आपने? शाम को अम्मा के पास गया था, तभी डॉक्टर अंकल ने बताया कि माँ को शायद कैंसर का रोग है। अब तक के चेकअप से तो ऐसा ही लगा है, हम फिर भी और चेकअप कर रहे हैं। सुनिए, लोग कहते हैं कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ,
ये सच है कि इस बीमारी के लगने के बाद आदमी की जीने मरने का कुछ निश्चित नहीं रहता। मेरा मतलब है कि इस बीमारी में अक्सर मरीज की मृत्यु हो जाती है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। नहीं, इसका मतलब है कि बांझी अब कुछ दिनों की मेहमान और हैं। हम कर भी कह सकते हैं। मैं सोच रही हूं कि व्यर्थ ही मैं मांझी से इतना लड़ती रहती हूं, बात बात में उसे उलझ जाती हूं। दरअसल गलती मेरी ही है, मुझे ही संयम से काम लेना चाहिए। उनका तो क्या है, बुढ़ापे में तो आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अम्मा, हो अम्मा? हाँ। अरे क्या अभी तक सो रही हो? नहीं नहीं बेटा, नहीं। मैं तो आंखें मूंद कर भगवान का स्मरण कर रही थी बेटे। अच्छा उठो, चाय पी लो माँ। लो, उठ गई। ला, चाय दे दे बेटा। ये लो माँ। ला। हाँ, ला बेटा, ये लो। हेलो आशीष, कैसे हो बेटे? जी ठीक हो अंकल। आशीष जी। तुमने अम्मा को कुछ खाने को तो नहीं दिया ना? नहीं तो अंकल। हाँ, अभी कुछ मत देना, हमें बस अभी लास्ट चेकअप करना बाकी है, इसलिए। आशीष जी। थोड़ा मेरे साथ बाहर चलना तो। जी अच्छा, चलिए। देखो बेटा, अब तक तो केवल शक था, लेकिन अब निश्चित हो गया है कि तुम्हारी मां को कैंसर है। अंकल? हाँ बेटा, इसीलिए ऑपरेशन करना होगा। हमारे यहाँ जो दवाइयां हैं वो तो हम देंगे ही, बाकी जो बाजार से लानी है उनकी व्यवस्था तुम्हें करनी है। और हाँ, खाना तुम घर से मत लाना, यहाँ हम परहेज के अनुसार खाना अम्मा को देते रहेंगे। क्या माँ गले में कोई गहरा घाव है अंकल? अब ये सब बातें तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम तो बस जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाओ। जी बेहतर। सुनो, डॉक्टर अंकल ने तो अब कंफर्म ही कर दिया है कि माँ को कैंसर है। कैंसर? हाँ, कह रहे थे कि अम्मा का ऑपरेशन करेंगे। अब क्या होगा? होना जाना क्या है, वो कह रहे थे कि जितनी दवाइयां हमारे पास होंगी हम देंगे, बाकी बाजार से लाके देनी होंगी। तब तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। वो तो होगा ही। फिर क्या, तुम्हारे और मेरे हाथ में क्या है? उनका ऑपरेशन करना है सो करेंगे ही। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या है, कहो। मैं सोच रही थी कि ये बहुत ऐसा वैसा रोग है, कोई जरूरी नहीं कि ऑपरेशन सफल ही हो जाए। कल को अगर माँ जी को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अपने पास तो उनके क्रियाकर्म तक के लिए पैसे नहीं हैं। सच बताऊं, हकीकत तो यह है कि ऐसा विचार मेरे मन में भी उठा था, लेकिन मैंने ये बात सिर्फ इसलिए तुमसे नहीं कही कि कहीं तुम ऐसा ना कह बैठो कि अपनी ही माँ के लिए ये कैसी बात सोचता है। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें। आप ऐसा कीजिए कि जब तक इलाज चले और ऑपरेशन हो
तब तक आप अपने पीएफ में से थोड़ा पैसा निकलवा लीजिए। उस समय किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत तो नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारी ये बात सही है, वरना इन वक्त पर कहां कहां हाथ फैलाते फिरेंगे। ठीक है, मैं आज ही अर्जी दे दूंगा। अरे अम्मा, क्या पढ़ रही हो? गीता है बेटे। अच्छा अम्मा, डॉक्टर अंकल आए थे क्या? नहीं बेटे, वो तो आज नहीं आए। हाँ, दिन में एक नर्स आई थी। कह रही थी कि तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए ऑपरेशन से पहले कुछ टॉनिक वॉनिक और पता नहीं कैसी कैसी दवाइयों के नाम ले रही थी बेटे। ये लेनी होंगी। हाँ हाँ, लेंगे माँ, लेंगे। अब जब इलाज करवाना है तो दवाएं भी लेनी ही होंगी। लेकिन बेटे, इसमें खर्च तो बहुत होगा। फिलहाल बेटे, किसी दोस्त से कुछ पैसे वैसे ले लेना। अरे पैसे वैसे की फिक्र तुम क्यों करती हो माँ? अरे तुम्हारा बेटा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे पीएफ से कुछ पैसे निकलवा रहा हूँ, आज अर्जी भी दे आया हूँ। देख लो बेटा, फिर कहीं तुम्हारा ही हाथ तंग ना हो जाए। सब ठीक हो जाएगा अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। सुनो। हाँ? ये माँ की बीमारी में पैसा तो पानी की तरह बह रहा है। क्या करें, इस स्थिति से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता। हाँ, सो तो ठीक है, वरना देखो पीएफ से पैसे मैं केवल तभी लेता हूं जब स्कूल खुलने को होते हैं, या तब जैसा कि तुम जानती हो फीस, नई किताबें, कापियां आदि पर कितना खर्च हो जाता है। लेकिन अब तो लगता है कि इस साल स्कूल खुलते ही किसी के सामने हाथ फैलाना होगा। सच पूछो तो मुझे एक डर और लग रहा है। क्या? कहीं ऐसा ना हो जाए रुपए यूं ही माँ जी के इलाज में खत्म हो जाएं, और जिस काम के लिए रुपए लिए थे उस वक्त उस काम के लिए फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो राजन, आखिर उस क्लर्क की मां का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के 2-4 दिन बाद वो क्लर्क अपनी मां को तांगे में बिठाकर वापस घर ले आया, लेकिन रास्ते भर उसके मन में संघर्ष चलता रहा। मां ठीक हो गई, मां ठीक हो गई, मां ठीक हो गई। अब फिर घर में वही पुराना रूटीन शुरू हो जाएगा। मां बच गई, मां बच गई, मां बच गई, मां बच गई। घर तो कुआं है, पैसा कुछ तो खत्म हो गया और बाकी घर में खर्च हो जाएगा।
बाद अगर मां की मृत्यु हो गई तो फिर उसके क्रियाकर्म का पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? मां मर क्यों नहीं गई? 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 सुन लिया राजन, सुन लिया? यह कैसी मोह ममता है? ये सब क्या है राजन? उस क्लर्क को मां के न मरने से पीड़ा हो रही थी। राजन, समाज में, आदमी में, रिश्ते नातों में, संबंधों में एक कैसा विचित्र बदलाव आया है। तुम बोलते क्यों नहीं हो राजन? कुछ बोलो ना, कुछ बोलो राजन। तुम सब सुन रहे हो, तुम सब समझ रहे हो, लेकिन चुप हो। याद रखना हठी राजन, अगर जानबूझकर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुनो बेताल, मैं अगर हठी हूं तो तुम चालाक हो। हर बार तुम मेरे सामने कुछ ऐसे सवाल उछाल देते हो कि मेरे पास सिवाय उनका जवाब देने के कोई चारा नहीं रह जाता। ये सही है कि रिश्ता, खून का रिश्ता बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा उससे बढ़कर नहीं होता। लेकिन आज हालात इतने बदल गए हैं कि रिश्तों के धागे टूट गए हैं, मूल्य बदल गए हैं। बढ़ती हुई विषमताओं में फंसकर आज का आदमी इतना विवश हो गया है कि उसे लगने लगा है कि ये रिश्ते नाते सभी खोखले हैं। मजबूरियों के बढ़ते हुए बोझ ने आदमी के मन में बनी मोह ममता की दीवार को तोड़ दिया है। आज की असुरक्षित स्थितियों में उसे काले भविष्य के आतंक ने डरा दिया है। यही कारण है बेताल कि उस क्लर्क को अपनी मां के ना मरने का दुख हुआ था। ये लो, ये शव फिर पेड़ पर चढ़ गया। अब फिर इस शव को उठाना होगा, लेकिन इस बार मैं बेताल के चक्कर में नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ना मरने का दुख। अभी आप ईश्वर चंद्र का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशन माया इसरानी का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे हसन खान, देवेंद्र मल्होत्रा, सरताज माथुर, बेनी प्रसाद, अरुण खट्टर और माया इसरानी। आकाशवाणी जयपुर द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।